वुमेन्स एजुकेशन, नारी शिक्षा, यही है आज का लेख। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखित वुमेन्स एजुकेशन, नारी शिक्षा, जिसमें उन्होंने नारी शिक्षा पर जोर दिया है। साथ में नारी का समाज में अस्तित्व क्या है, नारी का समाज में कार्य क्या है और नारी का समाज में स्थान क्या है, इस पर चर्चा किया है। तो इसका हिंदी रूपांतरण लेकर के आज फिर से मैं आप लोग के बीच में आया हूँ। आइए जानते हैं इनकी रचना वुमेन्स एजुकेशन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कह रहे हैं कि आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन के लिए बहुत अवसर है। समाज को अनुशासित मन व संयमित आचरण वाली महिलाओं की आवश्यकता है। जिस प्रकार का भी कार्य आप करें उसे आप ईमानदारी और अनुशासित मन से करें, तब आप अपने कार्य में सफल होंगे और आनंद भी प्राप्त करेंगे। राधाकृष्णन जी कहते हैं कि वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, इसका प्रसार अधिक विस्तृत नहीं है। अतः प्रत्येक संस्था जो लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान करती हैं, मान्यता और प्रोत्साहन पाने योग्य हैं। परंतु मेरी प्रबल इच्छा है कि लड़कियों को जिस प्रकार की शिक्षा दी जाए वह केवल विस्तृत ही ना हो वरन गहन भी हो। हमारी शिक्षा में चिंतन की कमी है। हम विद्वान और दक्ष भले ही बन जाएं, परंतु यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन अंधकारमय, त्रुटिपूर्ण और कटु हो जाता है। गीता में कहा गया है, निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। वास्तव में सुसंस्कृत मस्तिष्क में एकाग्रता और उस अकेले उद्देश्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। व्यवसायित्मिका बुद्धि रेखा अर्थात कार्य करने के लिए लक्ष्य एक ही होना चाहिए। संस्कृतिहीन मस्तिष्क के लिए समस्त जीवन अनेक दिशाओं में बिखरा हुआ रहता है, एक साथ विभिन्न उद्देश्य लिए हुए और अनंत तक। अतः यह आवश्यक है कि जो शिक्षा आप इन संस्थाओं में प्राप्त करें वह आपको केवल ज्ञान व दक्षता ही नहीं वरन जीवन में एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करे। यह उद्देश्य क्या हो, इसे आपको स्वयं निर्धारित करना होगा। कहा जाता है कि विद्या विवेक होती है और विमर्श रूपणी अर्थात समीक्षा आलोचना करने वाली विद्या आपको सत्य और उचित का ज्ञान कराती है। विद्या गिव्स यू विवेका अर्थात विद्या आपको विवेक देता है। समीक्षा या आलोचना करने की या समझने की क्षमता देता है। विद्या आपको सत्य व उचित ज्ञान देती है और आपको असत्य से बचाने में सहायता करती है। अतः आपको यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि इस पीढ़ी में आपसे किस बात की अपेक्षा की जाती है। वह उद्देश्य जो शताब्दियों पहले उचित था, आज हमारे देश तथा संसार की तेज बढ़ती हुई परिस्थिति को देखकर उचित है या नहीं। अतः जो उद्देश्य आप अपने जीवन में चुनें वह वर्तमान पीढ़ी की सामयिक आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। राधाकृष्णन जी कहते हैं कि प्रत्येक बार हम किसी कार्य को आरंभ करते समय जीवन का भजन करते हैं और शांति ही शांति ही शांति कहकर समाप्त करते हैं। शिक्षकों और विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक दूसरे के प्रति घृणा से दूर रहें, आपस में सामंजस्य और अच्छे संबंध बना करके रखें। दया वह गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रमुख विशेषता है। कुछ ही समय पहले मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था जिसमें नारी के पतन की चर्चा की गई थी। उसमें लिखा था कि नारी का पतन इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें दया की मात्रा कम होती गई है। दूसरे शब्दों में स्त्री का स्वाभाविक गुण ही दया है। यदि आप में दया नहीं है तो आप मानव ही नहीं हैं। अतः प्रत्येक मानव के लिए विचारशीलता, दया और सहानुभूति के गुण का विकास करना परमावश्यक है। इन गुणों के बिना हम केवल नर पशु हैं और इससे अधिक कुछ नहीं। नरा पशु प्रमुख श्लोक है जो हमें बताता है कि संसार एक संसारा वृषा वृक्षस्य, इस अपूर्ण संसार में दो फल अनुकरणीय गुण वाले हैं। वे हैं हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन तथा महान विचारकों का संसर्ग। यही दो बातें हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क तथा हृदय को अच्छा बना सकती हैं। मेरी परम अभिलाषा है कि हमें अपने महान ग्रंथों का और अन्य सभी देशों के महान ग्रंथों को भी हमें
विरासत में प्राप्त हुई है उसे हमें अध्ययन करना चाहिए। उपनिषद के एक छोटे संवाद में एक प्रश्न पूछा गया है, अच्छे जीवन का सार क्या है? अच्छे जीवन क्या होता है? शिक्षक ने उत्तर दिया, क्या आपने उत्तर नहीं सुना है? तालियों की तड़ित जैसी गर्जना हुई, दा दा दा। तुरंत शिक्षक ने स्पष्ट कर दिया कि ये थे अच्छे जीवन के सार, दा 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 अर्थात दम, दान और दया। यही अच्छे जीवन के आवश्यक तत्व हैं। आप में दम अर्थात आत्मनियंत्रण या संयम होना चाहिए, जो मानव की पहचान है। रामायण में जब लक्ष्मण वन गमन करने वाले होते हैं तो उनकी माँ उनसे कहती है कि राम को अपना पिता दशरथ जैसा मानना, सीता को मेरे जैसे अर्थात अपनी माँ के समान मानना और वन को अयोध्या जैसा मानना। अब जाओ मेरे प्रिय पुत्र, अपने बड़े भाई राम के साथ वनवास जाओ। हमारे महान ग्रंथों में अनेक प्रेरणास्पद कथाएं हैं जो हमारे भीतर उच्च नैतिकता का संचार करेंगी और हमारे लिए वे नियम निर्धारित करेंगी जिस पर हमें आचरण करना चाहिए। जैसे हमें अच्छी नारियां दो, हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। हमें अच्छी माएँ दो, हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा। गिव अस गुड वुमेन, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन। गिव अस गुड मदर्स, वी विल हैव अ ग्रेट नेशन। जब हम शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो आपके सामने कई लक्ष्य होते हैं। जिन लोगों को शिक्षा दी जाती है उन्हें उस संसार का ज्ञान दो जिसमें वो रहते हैं। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आपको वह ज्ञान प्राप्त कराते हैं। आप लोगों को कोई तकनीकी ज्ञान प्राप्त कराने का प्रशिक्षण भी दें जिससे वे जीविकोपार्जन कर सकें। अब भी समस्त संसार में शिक्षा के ये भी लक्ष्य स्वीकार किए जाते हैं। उस संसार का ज्ञान जिसमें रहते हो और तकनीकी योग्यता जिससे जीविकोपार्जन कर सको। परंतु हमारे देश की संस्थाओं में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसकी विशेषता क्या है? हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल योग्यता या ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं वरन एक उच्च जीवन में प्रवेश करना भी है। उस संसार में प्रवेश जो स्थान और समय के ऊपर है। यद्यपि बाद वाला संसार पहले वाले संसार को प्रकाशित और प्रेरित करता है, अर्थात वह पारलौकिक संसार तथा भौतिक संसार को अलौकिक कर देता है और उसमें जीवन फूंक देता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही रहा है। कुछ शताब्दियों तक हमने अपनी नारियों की उपेक्षा की, परंतु हमारी परंपरा इससे कुछ भिन्न रही है। पुरा कल्पेषु नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिताः अध्यापनांचा वेदानाम गायत्री वचनांतथा। अर्थात प्राचीन काल में नारियों द्वारा मंदिर में पूजा करना, वेदों का पाठ करना और गायत्री के मंत्र का जाप करना, उच्चारण करना स्वीकृत था, अनुमति थी। प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों का उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार होता था। उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार था, उन्हें गायत्री मंत्र के जाप का भी अधिकार था। ये सब कार्य हमारी महिलाओं के लिए स्वीकार्य थे, परंतु हमारी सभ्यता पतन की ओर उन्मुख होती गई और उस पतन का एक मुख्य कारण स्त्रियों की पराधीनता मानी गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के कारण हमारे देश में एक क्रांति हुई है और स्त्रियां अपने अधिकारों को प्राप्त करने लगी हैं। इस लेख से हमें यह शिक्षा मिलती है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। हमें उनका सहयोग करना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। आज महिलाएं वो सारे कार्य कर सकती हैं और कर रही हैं जो एक पुरुष कर रहा है या कर सकता है। इसलिए हमें उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यही हमारे देश की परंपरा रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।